Welcome to our channel Techimoil. Subscribe and like our videos to get more content. So friends, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस चैप्टर के अंदर और बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, और उसके अलावा हम समझेंगे इस चैप्टर का मेन कंटेंट जो कि इस चैप्टर में से पूछा जाना चाहिए एग्ज़ाम में एक एग्ज़ामिनर द्वारा। तो हम ज़्यादातर चीज़ इसी वीडियो में स्टडी कर लेंगे। तो इस वीडियो को एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मान सकते हैं हम। उसके बाद इसके अलावा एक दूसरी वीडियो जो मैं लास्ट वाली पब्लिश करूँगा अभी, इसके बाद DDL DML कमांड, वो भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। तो इसके पहले कि हम शुरू करें हमारी आज की वीडियो को, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस टू गेट मोर कंटेंट। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम ऐसा ही और कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसके पहले कि शुरू करें आज की इस वीडियो को, हम जानते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, यानी कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डोमेन, तो वो था रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। तो उसके अंदर हमारी 4 टर्मिनोलॉजीज़ बच जाती है जो हम आज की वीडियो में स्टडी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आएगी हमारी टपल। तो एक टपल क्या होता है? तो टपल यानी कि द रो ऑफ टेबल आर जनरली रिफर्ड टू एज टपल। मतलब कि जो टपल की रो होती है, मतलब जो हमारे टेबल की ये जो रो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये एक टपल कहलाती है। हमारे एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर जो रो होती है उन्हें हम कहते हैं टपल, और जो हमारे कॉलम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ये कॉलम आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है इन्हें क्या कहते हैं? टपल। और जो वर्टिकल वाले हैं उन्हें क्या कहते हैं? कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट्स। और जो इन दोनों से मिलकर एक टेबल बनती है उसे हम क्या कहते हैं? एक रिलेशन। रिलेशन यानी कि एक टेबल। अब समझते हैं डिग्री और कार्डिनैलिटी के बारे में, कि डिग्री क्या होता है और कार्डिनैलिटी क्या होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे एक टेबल का। सो ये देखिए, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर चुका हूँ मैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आइटम नंबर है, ये नेम है, ये MRP है उस आइटम की। तो चलिए अब इसके अंदर हम समझते हैं इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ डिग्री और कार्डिनैलिटी के बारे में। तो डिग्री क्या होता है कि द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशन। मतलब कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज़ नोन एज डिग्री ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन क्या होती है? हमारी टेबल होती है। तो ये जो टेबल है इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1 2 एंड 3 कॉलम्स है। तो इस रिलेशन का हमारा डिग्री क्या हो गई? 3। इसी टाइप से कार्डिनैलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ टपल्स या फिर द नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन। मतलब कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पर जितनी भी है उसे हम क्या कहेंगे? कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशन। अब यहाँ पर रोज आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड, ये थर्ड, ऐसे करके यहाँ पर 7 रोज़ हैं। आइटम नंबर वाला जो लिखा है वो भी एक रो है। तो यहाँ पर इस टाइप से हमारे पास 7 रोज़ हैं। 7 रोज़ है, तो यहाँ पर इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो गई? 7। तो बस यही 2 टर्मिनोलॉजी थी हमारी रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी में, जो हमने पिछले वीडियो में नहीं समझी थी। अब हम समझते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि है व्यूज़। तो व्यूज़ क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था शॉपिंग मॉल का एक एग्जांपल। शॉपिंग मॉल के एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जैसे हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सो व्यूज़ क्या होते हैं? एक काइंड ऑफ टेबल होती है जो कि कंटेंट लेती है अलग टेबल से, बट वो रियली एग्जिस्ट नहीं करती है। व्यूज़ क्या होती है? एक ऐसी टेबल जो असल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट 2 टेबल्स का कंटेंट वो मिलाती है। अब आपके सामने यहाँ पर 2 टेबल्स दिख रही होगी, तो इन दोनों टेबल्स में आप देख सकते हैं एक जगह पर, ये देखिए शॉपिंग मॉल क्या करते हैं, यहाँ पर 2 टेबल्स होती है उनके पास। एक टेबल में क्या होता है? आइटम नंबर, उसका नाम और MRP लिखी होती है। दूसरी टेबल में क्या होता है? आइटम नंबर और उसका डिस्काउंटेड प्राइस लिखा हुआ होता है। और व्यूज़ में क्या करते हैं वो, कि है ना, हमारा व्यू क्या होता है यहाँ पर कि वो एक नई टेबल तो क्रिएट नहीं करते हैं आपके बिल के लिए, जबकि वो क्या करते हैं कि आपको एक ऐसा व्यू प्रोवाइड कर देते हैं जिससे आप उसे एक सोफिस्टिकेटेड, एक वेल मैनर्ड वे में देख सके। तो ये देखिए इस टाइप से आपका बिल जनरेट होता है। तो ये एक्चुअल में कोई एक टेबल नई तरह से क्रिएट नहीं हुई है, बस यहाँ पर उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया है अपनी दोनों टेबल्स को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, और एक व्यू प्रोवाइड करा दिया आपको। तो बस यही होते हैं हमारे टेबल के अंदर व्यूज़।
बस यही हमारा व्यूज़ का एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। उसके अलावा हमारे बुक में डेफिनेशन दी हुई है कि अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन इट्स ओन राइट बट इज़ इंस्टेड डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग बेस टेबल्स। तो आप ये डेफिनेशन से भी समझ चुके होंगे कि क्या होता है एक व्यूज़। उसके बाद हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, यानी डेटाबेस जो हमारे रिलेशनल है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आती है कीज़। तो कीज़ में हम समझेंगे प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है, हमारी ये जो टेबल है इसके अंदर एक ऐसा कॉलम जिसकी हर वैल्यू जो है वो यूनिक है, मतलब वहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई। यहाँ पर देखिए ऐसा कौन सा कॉलम है, तो यहाँ पर आइटम नंबर वाला जो कॉलम है उसमें कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है। ये क्यों नहीं हो सकती ये भी आप समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉलम है इसमें आइटम नंबर जो है वो हमेशा इंक्रीज़ होते जाएंगे। आप जितने भी इसमें प्रोडक्ट्स खरीदते जाएंगे तो आइटम नंबर हमेशा इंक्रीज़ होते जाएंगे, वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो इसीलिए कि ये यूनिक वैल्यू देता है और इसीलिए इसे हम एक प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? प्राइमरी की मतलब ऐसी कॉलम जिसकी हर एक वैल्यू यूनिक हो और उससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ हर एक रो को। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका आइटम नंबर 3 पे कितना एमआरपी है, तो आप बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे कि यहाँ पर आइटम नंबर 3 की जो एमआरपी है वो है 45। अगर यहाँ पर आइटम नंबर में 2 बार रिपीट होती वैल्यू, तो क्या आप इसका जवाब आसानी से दे पाते? नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर रिपीट होती वैल्यू तो फिर यहाँ पर भी 3 होता, और अगर यहाँ पर भी 3 होता तो फिर आपको 2 बार यहाँ पर गैस करना पड़ता कि कौन सा आपका असली वाला 3 है, मतलब आपको किसकी वैल्यू देनी है। बट यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही 3 है और फिर आप उसकी वैल्यू आसानी से बता सकते हैं कि उसकी क्या एमआरपी है। तो इसीलिए आइटम नंबर जो है वो हमारी एक प्राइमरी की बनने लायक कॉलम है यहाँ पर इस रिलेशन में। फिर हम समझते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, जो कि है हमारी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है कि हमारी टेबल में वापस से चलते हैं हम। ये देखिए अब यहाँ पर हमारी ऐसी 2 कॉलम्स है जिसमें यूनिक वैल्यू दी हुई है। एक तो हमारी आइटम नंबर वाली कॉलम है जिसमें हर रो के लिए यूनिक वैल्यू दी हुई है, प्लस हमारी एमआरपी भी हर रो के लिए अलग दिख रही है हमें। यहाँ पर कहीं भी एक जैसा प्राइस रिपीट नहीं हुआ है, तो हम प्राइमरी की तो इसको भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा कि 45 रुपीज़ एमआरपी कौन से आइटम नंबर की है, तो आप आसानी से बता देंगे कि ये 3 नंबर आइटम की 45 रुपीज़ एमआरपी है। तो इसीलिए ये भी एक प्राइमरी की बन सकती है। बट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एमआरपी में आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस रिपीट हो जाए, मतलब कि आपने अगर इसके जैसा ही कोई दूसरा प्रोडक्ट ख़रीदा होगा जिसकी सेम एमआरपी है, तो फिर यहाँ पर आपकी हमेशा यूनिक वैल्यू नहीं रहेगी। आप से अगर कोई पूछे कि 45 रुपीज़ किसकी एमआरपी है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आइटम नंबर 3 की एमआरपी है या फिर जिस आइटम को आपने परचेज़ किया है उसकी एमआरपी बोले। तो इसीलिए यहाँ पर एमआरपी अभी जब तक आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर अलग अलग एमआरपी के हैं तब तक आपकी ये भी एक प्राइमरी की बनने लायक कॉलम है। तो अब जब हमें इसे प्राइमरी की नहीं बनाना है तो फिर इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की यानी कि एक ऐसी कॉलम जो प्राइमरी की बनने लायक तो है बट उसे हमने प्राइमरी की बनाया नहीं है, लेकिन वो प्राइमरी की बन सकती है। तो वो जब वो मतलब एक कैंडिडेट हो गई, प्राइमरी की बनने के लिए एक कैंडिडेट हो गई, तो इसीलिए उसे हम कहेंगे कैंडिडेट की। तो यही थी हमारी कैंडिडेट की डेफिनेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट की के बारे में समझते हैं, जो कि है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या होती है कि हमारे टेबल में, हमारा टेबल को हम वापस से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा टेबल है। तो यहाँ पर जब हमने कैंडिडेट की तो हमने समझ लिया है कि क्या होती है, कि जो प्राइमरी की बन सकती है। बट अब हमने जैसे ये आइटम नंबर वाली कॉलम है, इसको हमने हमारी प्राइमरी की बना ली है, हमारे प्राइमरी कॉलम बना लिया है। तो फिर उसके बाद जो बची, जो प्राइमरी की बनने लायक हमारी कॉलम थी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑल्टरनेट की। मतलब कि एक ऐसी की जो प्राइमरी की बन तो सकती है अगर यहाँ पर हमारी असली प्राइमरी की अवेलेबल नहीं हो। मतलब कि ऐसी कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं हो वो अल्टरनेट की कहलाती है। सीधी सी बात, एक ऐसी कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं हो वो हमारी कहलाएगी अल्टरनेट की। आई होप आप समझ चुके होंगे।
अब हम समझते हैं नेक्स्ट फॉरेन की के बारे में कि फॉरेन की क्या होती है। तो फॉरेन की एक ऐसी कॉलम होती है जो हमने दूसरी टेबल में से ऑक्यूपाई की है। जैसे कि यहाँ पर हम फिर से टेबल ओपन कर लेते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर ये जो हमारी टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2, तो इसमें टेबल 1 में आपको देख रहे होंगे कि आइटम नंबर वाला जो कॉलम है और टेबल 2 में आइटम नंबर वाला कॉलम है वो सेम है। अब एक टाइम के लिए मान लीजिए कि ये आइटम नंबर वाला कॉलम यहाँ पर नहीं है और ये टेबल 2 में ही अवेलेबल है, तो हम ये आइटम नंबर वाला जो कॉलम है इसको यहाँ इस टेबल से ऑक्यूपाई तो कर सकते हैं। मतलब कि ये जो आइटम नंबर वाली कॉलम है इसे हम इस टेबल में भी लाकर और ऐड कर सकते हैं और उससे इसके डेटा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए ये कहलाती है फॉरेन की। मतलब कि एक ऐसी की, एक ऐसा कॉलम जो हमने किसी दूसरे टेबल से ऑक्यूपाई किया है और हमारी करेंट टेबल में, जिस टेबल में हम वर्क कर रहे हैं उसमें उसका यूज़ किया है और उससे डेटा में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसे हम कहेंगे एक फॉरेन की। तो चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए हमारे इसमें लिखा हुआ है कि अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट database management system uses to ensure that relationship between records in related tables are valid and that users don't accidentally delete or change related data। मतलब कि एक ऐसा कॉलम होता है या फिर एक ऐसा फॉर्मेट होता है हमारे टेबल में जो कि एक सिस्टम ऑफ रूल होते हैं एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि यूज़ किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमने रिकॉर्ड भरे हैं हमारी टेबल में, जो रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, एडिट किए हैं, उन रिकॉर्ड्स में जो भी हमने चीज़ें डाली है वो वैलिड है कि नहीं, ये सिस्टम ऑफ रूल्स है। मतलब कि एक, अब मान लीजिए आपका जो आइटम नंबर वाला कॉलम था, तो आइटम नंबर वाले कॉलम में आप कौन सी वैल्यू हमेशा इंसर्ट करेंगे? न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट करेंगे, 1 2 3 4 इस टाइप से न्यूमेरिक। अब आप वहाँ पर ऐसा तो कर नहीं सकते कि पहले आपने लिखा 1 2 फिर लिखा ABC फिर XYZ, ऐसा कुछ भी मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में आप उसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं हमारे एक टेबल को डिफ़ाइन करने के लिए, वो होती है हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और इसके रूल्स जो है वो हमारी बुक में लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से उसे रीड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में उसे नहीं बताऊँगा क्योंकि ये रूल्स जो है वो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। तो और ये जो टॉपिक है ये भी इतना कुछ इम्पोर्टेंस रखता नहीं है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम हमारी माइस्क्यूएल की हिस्ट्री की तरफ कि माइस्क्यूएल को कैसे जनरेट किया गया, कैसे बनाया गया इस सिस्टम को, और इसके बारे में हर एक डिटेल हम जानेंगे इसी वीडियो में कि माइस्क्यूएल का मतलब क्या होता है, माइस्क्यूएल क्यों बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइस्क्यूएल से। तो माइस्क्यूएल एक फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। फ्रीली अवेलेबल है मतलब कि कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ओपन सोर्स है यानी कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है और इसमें मॉडिफिकेशंस परफॉर्मेंस कर सकते हैं हम। उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो रिलेशनल डेटाबेस आप जानते हैं कि ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें रिलेशन यानी टेबल्स को डिफाइन किया जाता हो। दैट यूजेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब ये यूज़ करता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL को। और ये डाउनलोड कर सकते हैं आप mysql.org नाम की साइट से। और mysql डेटाबेस जो है वो इन्फॉर्मेशन को सेव करता है टेबल्स के फॉर्म में। और mysql डेटाबेस है वो बहुत सारी टेबल्स एक टाइम पर स्टोर कर सकता है और उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स को वो एक ही टाइम पर स्टोर कर सकता है। और इसमें बहुत से फीचर हैं, बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट है और इसमें मेंटेनेंस और एक्सेसिंग ऑफ डेटा बहुत इजी रहता है, फास्ट है, रिलायबल है और एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है बहुत से कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आज के, उसमें सबसे पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारा SQL है और इसीलिए ये हमारी बुक में दिया हुआ है, इसका पार्ट हमारी बुक में दिया हुआ है क्योंकि इसे जानना ज़रूरी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें जो आज का सबसे ट्रेंडिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो है हमारा MySQL। MySQL जो लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज उसे फॉलो करता है और इसके अलावा ये जो है आज का मोस्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर बन गया है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। बहुत सी बड़ी कंपनी इसे आजकल यूज़ कर रही है
और इसके जो इन्वेंटर थे वो थे मिस्टर माइकल वाइडेनियस। उनका निकनेम मॉन्टी था, और माइस्केल जो है वो मॉन्टी की डॉटर के नाम पे नाम रखा गया उसका, जो कि है माय। और जो लोगो है माइस्केल का, मतलब जो डॉल्फिन दिखती है उसके लोगो में, उस डॉल्फिन का नेम भी हमारी बुक में दिया हुआ है, जो कि है सेकीला। तो ये तो इसकी हिस्ट्री हुई। अब हम समझते हैं माइस्केल डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो जो ये माइस्केल डेटाबेस सिस्टम है, ये एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। इंफॉर्मेशन और डेटा के बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में जान चुके होंगे कि क्या होता है एक डेटा। तो डेटा होता है रॉ फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, मतलब कि जो डेटा को प्रोसेस कर दे वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये जो माइस्केल है ये एक इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब ये हमसे रॉ डेटा कलेक्ट करता है और उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, और इसीलिए ये इतना रिलायबल और मोस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म बन गया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ये हमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमारे डेटा को कन्वर्ट कर कर देता है। उसके अलावा अभी इसके की फीचर्स हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइस्केल जो है वो एक सर्वर और क्लाइंट, मतलब कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है। मतलब इसमें होता है एक सर्वर, माइस्केल सर्वर कहते हैं जिसे, और एक होता है क्लाइंट। तो क्लाइंट तो हम सब लोग हैं जो इसे यूज़ कर रहे हैं, और सर्वर एक माइस्केल सर्वर होता है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, जो कि नेटवर्क पे आती है। तो मतलब ये तो इंटरनेट से जब हम कनेक्ट करते हैं या फिर कनेक्टिविटी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, उस टाइम ये सर्वर और क्लाइंट का नेटवर्क इसमें इस्टेब्लिश होता है। उसके पहले तो अभी हमें इसका बेसिक्स ही जानने हैं। हमें हमारी क्लास 11 की बुक में कनेक्टिविटी के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए अभी हम इस टॉपिक को यहीं पर स्किप कर देते हैं। जब इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी हमें 12th में या फिर हमारे हायर स्टडीज़ में, तो उस टाइम हमें इस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में जानने को भी मिलेगा। हम अब समझते हैं कुछ की फ़ीचर्स जो कि होते हैं माइस्क्वेल के। तो माइस्क्वेल के की फ़ीचर्स में सबसे पहले आती है हमारी स्पीड। स्पीड ये है कि जो हमारा सर्वर का हार्डवेयर है अगर वो ऑप्टिमल है, आपके सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी रैम सफिशिएंटली अवेलेबल है, तो माइस्क्वेल जो है वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क पर बहुत इजीली और बहुत फास्ट रनिंग प्रोवाइड कर सकता है। बहुत ही सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ही फास्ट रनिंग वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए इसकी स्पीड एक बहुत इम्पॉर्टेंट की फैक्टर बन जाती है इसके फास्ट ग्रोइंग का। दूसरा है ईज़ ऑफ यूज़, मतलब कि इसे इजीली यूज़ किया जा सकता है। इसका जो लाइन क्लाइंट होता है जिसके अंदर हम कोडिंग कर कर और जो हमारा टेबल है उसका क्रिएशन करेंगे, तो वो जो लाइन क्लाइंट होता है उसके अलावा ये ग्राफिकल इंटरफेस भी अवेलेबल कराता है हमें माइस्केल। हालांकि वो हमें अभी क्लास 11 में नहीं पढ़ना है ग्राफिकल इंटरफेस के बारे में, बट फिर भी जानकारी के लिए कि ग्राफिकल इंटरफेस भी माइस्केल के अवेलेबल है। तो इस टाइप से बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और इसे यूज़ करना बहुत आसान है, ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है। तीसरा है इसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट तो क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ओपन सोर्स भी है, मतलब कि ये आप बिगिनर्स से लेकर एडवांस लेवल तक की कोडिंग में आपको इसमें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता। उसके अलावा आजकल क्या हो रहा है कि एक इन्वायरमेंट है जो कि मतलब कि ओपन सोर्स एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर स्टैक, यानी कि ऐसे 4 सॉफ्टवेयर के नाम हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो उसका भी एक पार्ट है, लैम्प कहते हैं उसे, यानी कि लाइनक्स, अपाचे, माइस्केल और पाइथन। ये जो इन्वायरमेंट है ये आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, मतलब कि अब जो आने वाली जनरेशन है उसमें कोडिंग इन्हीं 4 मेन सॉफ्टवेयर से होने वाली है। लाइनक्स जो हमारा ओएस है, अपाचे एक सॉफ्टवेयर है, माइस्क्वेल हमारा ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका, और पाइथन हमारी लैंग्वेज। तो ये एक बहुत ही ग्रोइंग है, तो उसका भी ये एक पार्ट है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर स्टैक का पार्ट है, यानी कि बहुत ही अच्छा ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस का क्रिएशन करता है। चौथा है हमारा क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट, यानी कि ये एसक्यूएल को सपोर्ट करता है। पांचवा है पोर्टेबिलिटी, यानी कि ये हर टाइप के ओएस पे वर्क कर सकता है बहुत ही इजीली। और सिक्स्थ है डेटा टाइप्स, यानी कि बहुत से डेटा टाइप्स जो हमने पाइथन में पढ़े थे, प्लस उसके अलावा भी बहुत ही वास्ट रेंज ऑफ डेटा ये हमें अवेलेबल कराता है डेटा टाइप्स का। फिर सेवेंथ है इसकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में तो क्या है कि जब आप इसे डाउनलोड करते हैं उसी टाइम से इसकी सिक्योरिटी प्रोसेस शुरू हो जाती है।
मतलब कि जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको इसके लिए पासवर्ड तक बनाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी सिक्योरिटी कितनी हाई है। आपको इसको ओपन करने के लिए भी एक पासवर्ड जनरेट करना होता है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा सिक्योर इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर देता है। फिर हम आते हैं आठवीं चीज़ पे, जो कि है स्केलेबिलिटी एंड लिमिट्स। तो स्केलेबिलिटी और ये लिमिट्स जो है हमारे डेटाबेस की, तो ये जो डेटाबेस है हमारा MySQL, इसकी लिमिट जो है वो है 60,000 टेबल और 50 मिलियन रिकॉर्ड्स की। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वास्ट होता है ये। मतलब एक रियल लाइफ डेटाबेस जो है वो इतना बड़ा हो सकता है हमारा MySQL के अंदर। उसके बाद आती है नाइन्थ चीज़, कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी के लिए तो ये जो MySQL है एक बेस्ट लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी बहुत ही इजीली हो जाती है। जावा से कर सकते हैं आप अपनी कनेक्टिविटी, पाइथन से कर सकते हैं कनेक्टिविटी। इसीलिए कनेक्टिविटी करने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। 10th है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन क्या है कि मतलब कि ये जो इसके एरर मैसेजेस जनरेट करता है, ये बहुत सी लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होते हैं। 11th है क्लाइंट एंड टूल्स। तो जो क्लाइंट और यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जो मतलब MySQL डंप कहते हैं और MySQL एडमिन कहते हैं, ये मतलब हाई लेवल की कोडिंग होती है जब इसमें उस टाइम यूज़ आते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे टूल्स प्रोवाइड कर देता है हमारा MySQL। अब आते हैं स्टार्टिंग MySQL पे। तो MySQL को स्टार्ट कैसे करें, तो ये तो मतलब कि एक बहुत ही सड़ा सा टॉपिक है कह सकते हैं। कुछ भी मतलब इसमें ख़ास नहीं है। MySQL को स्टार्ट करना तो हर किसी को आता होगा, और क्विट करना भी मैं आपको सिखा ही दूंगा जब हम इसमें कोडिंग करना शुरू करेंगे। हम समझते हैं MySQL एंड SQL के बारे में, कि MySQL और SQL क्या है। तो MySQL जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, एक कह सकते हैं एप्लीकेशन है, और SQL है वो एक लैंग्वेज है। SQL का यूज़ होता है हमारी MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाले सॉफ्टवेयर में। हमारी एप्लीकेशन में हम जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो है SQL है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और SQL जो है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है RDBMS के लिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और इसके अलावा इसमें हमारी जो बुक है उसमें बहुत से पैराग्राफ में इसके बारे में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं कि SQL की क्या क्या स्पेशलिटी है और ये क्या क्या प्रोवाइड कराता है। तो वो भी आप इसमें से रीड कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ SQL। तो SQL की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है, और हमारी वीडियो ये ओवर होने वाली है। तो चलिए जल्दी से लास्ट टॉपिक को भी समझ लेते हैं। तो SQL जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज प्रूव हो चुकी है जो कि कैजुअल यूज़र्स और स्किल्ड प्रोग्रामर्स दोनों के लिए यूज़ हो सकती है। मतलब कि ऐसे यूज़र्स जो इसे नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, और स्किल्ड प्रोग्रामर्स मतलब जो इसे बहुत हाई लेवल तक यूज़ करते हैं, उन दोनों के लिए SQL एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज प्रूव हो चुकी है। और इसके अंदर बहुत सी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ है, जिसके कारण ये इतनी फास्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म बन रहा है। पहली है हमारी डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज DDL। तो DDL DML ये सब कमांड्स के सेट है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम इनके बारे में इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है कि द SQL DDL प्रोवाइड कमांड्स फॉर डिफाइनिंग रिलेशनल स्कीम्स, रिलेटिंग रिलेशंस, क्रिएटिंग इंडेक्सेस एंड मॉडिफाइंग रिलेशन स्कीमास। मतलब कि ये जो DDL कमांड्स होती हैं ये ऐसी होती हैं कि ये हमें रिलेशन यानी कि टेबल की स्कीम डिफाइन करने के काम आती है, टेबल को डिलीट करने के काम आती है, टेबल में रिकॉर्ड क्रिएट करने के काम आती है, और इसको मॉडिफाई, टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसे मॉडिफाई करने के काम आती है। फिर आती है हमारी सेकंड, इंटरेक्टिव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी DML। तो ये जो है DML ये क्वेरी लैंग्वेज इंक्लूड करती है, जो कि रिलेशनल अलजेब्रा को भी इंक्लूड करता है और टपल रिलेशनल कैलकुलस को भी इंक्लूड करता है। मतलब सीधी सी बात, ये हमें टेबल के अंदर इंसर्ट करने का, डिलीट करने का और मॉडिफाई करने का काम करता है हमारे रिकॉर्ड्स को। हमारी रोज़ जो हम क्रिएट करेंगे टेबल्स के अंदर, वो हम DML की सेट ऑफ कमांड्स के द्वारा ही इसे क्रिएट करेंगे। फिर आती है एम्बेडेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये मतलब कि जो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको ये एम्बेडेड फॉर्म है, मतलब SQL का, जो कि ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें कोडिंग करने के काम आती है। जैसे कि हमारी PL1 है, कोबोल है, फोर्ट्रान है, पास्कल है, C++ है, और भी बहुत सी लैंग्वेज है जिनमें ये प्रोग्रामिंग करने के काम आती है। फिर आती है हमारी व्यू डेफिनेशन।
तो ये एसक्यूएल की जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज थी वो व्यू डिफाइन करने के भी काम आती है। ऑथराइजेशन एक हमारा नेक्स्ट, तो वो है कि जो हमारी एसक्यूएल की डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो ऐसी कमांड्स भी इंक्लूड करता है जो कि है ना हमारे राइट्स को एक्सेस करने के काम आता है, हमारे रिलेशन के और हमारे व्यूज़ के। तो ये आप सब जब हम क्रिएट करेंगे टेबल, जब आप समझ जाएंगे। इंटीग्रिटी की बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रिटी, द एसक्यूएल प्रोवाइड्स limited forms of integrity checking. Future products and standards of SQL are likely to include enhanced feature for integrity checking. मतलब इंटीग्रिटी की चेकिंग के लिए भी अभी इसके अंदर डेवलपिंग चल रही है, और ये अभी फ्यूचर में जो इसके प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें भी इंटीग्रिटी के लिए बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे हमारे पास। ट्रांजैक्शन कंट्रोल पे आ जाते हैं। तो ट्रांजैक्शन के लिए भी एसक्यूएल जो है वो कमांड्स प्रोवाइड कराता है, और उसके अलावा इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेस के ऊपर अच्छा सा कंट्रोल भी हमारा एसक्यूएल देता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, और ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है एक थ्योरी चैप्टर है, और उसमें इतनी बड़ी वीडियो होना मतलब ज़रूरी था, क्योंकि कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा तो मतलब हमारा ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ये तो छोटा ही रहेगा, और इसके अलावा ये ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें से बनते नहीं हैं। बट एसक्यूएल की जो हमारा ओवरव्यू जो हमें लेना था वो इस चैप्टर की इस वीडियो से हम पूरा ले चुके हैं कि एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल क्या है। तो चलिए एंड करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए हमारी इस वीडियो को ऐसा ही कंटेंट देखते रहने के लिए, और स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।